वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और एमएस एक्सेल में कितनी प्रकार का डेटा एंटर किया जा सकता है। एमएस एक्सेल की अगर बात करें तो एमएस एक्सेल में 4 तरह का डेटा एंटर किया जा सकता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। एमएस एक्सेल में आप न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर आप फार्मूलाज एंटर कर सकते हैं। और एमएस एक्सेल का जो सेल है, सारा डाटा तो सेल में ही एंटर होना होता है। एमएस एक्सेल का जो सेल है उसके अंदर आप एरर वैल्यूज को भी सेव कर सकते हैं, या सेल जो है एरर वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है। तो इन्हीं 4 वैल्यूज को एमएस एक्सेल होल्ड कर सकता है। इसके अलावा आप एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स इनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एमएस एक्सेल में जो सेल होता है उसके अंदर इंसर्ट नहीं होते। एमएस एक्सेल के इंटरफेस के ऊपर एक इनविजिबल लेयर बनी होती है। उस इनविजिबल लेयर पे ये सारी चीजें, जो भी चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, उसी पर्टिकुलर इनविजिबल लेयर के ऊपर रहते हैं। जब हम एमएस एक्सेल के अंदर इन वैल्यूज को एंटर करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हैं चाहे वो टेक्स्ट हैं, तो क्या एमएस एक्सेल उन वैल्यूज को पहचान लेता है? क्या एमएस एक्सेल को पता चल जाता है कि मैंने जो वैल्यू एंटर की है वो टेक्स्ट है या न्यूमेरिक? अगर एमएस एक्सेल उनको पहचान लेता है तो क्या हमें यह पता चल जाता है कि एमएस एक्सेल उसको पहचान चुका है? हमें कैसे पता चलता है कि एमएस एक्सेल को पता लग गया है कि जो वैल्यू मैंने एंटर की है वो न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, कोई फॉर्मूला फंक्शन है, कोई एरर वैल्यू है? उस वैल्यू को एमएस एक्सेल कैसे पहचानता है और हमें कैसे पता चलता है कि ये वैल्यू एमएस एक्सेल ने पहचान ली है? आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक शीट ऑलरेडी ओपन है। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं डाटा टाइप्स कौन सी एंटर की जा सकती हैं। न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट, फार्मूला एंड एरर। न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होती है? ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा 1 2 3, एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये नेक्स्ट सेल पे आ गया। मैं यहाँ पर कोई नेम एंटर कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया। जब मैंने अमित एंटर किया तो ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, ये किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। जब न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की तो वो किस साइड पर है? वो राइट साइड पर है। इसका मतलब है कि एमएस एक्सेल टेक्स्ट वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से डिफरेंशिएट कर रहा है, तभी तो उनकी पोजीशन अलग अलग रख रहा है। जब मैंने 1 2 3 एंटर किया तो एमएस एक्सेल को पता चल गया कि अच्छा आप न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं, तो इसने उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब मैंने अमित लिखा तो इसने उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने दिया, क्योंकि इसको पता चल गया था कि मैं कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, न्यूमेरिक की बजाय मैं टेक्स्ट वैल्यू को एंटर करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं कोई फॉर्मूला एंटर करता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालें। इक्वल टू का साइन डालने के बाद आप यहाँ पे 5 लिखें। 5 लिखने के बाद यहाँ पे प्लस डालकर 7 लिखें, एंटर प्रेस करें। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये 12 आ गया। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर इक्वल टू डाला। जब भी आप एमएस एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला या फंक्शन एंटर करते हैं तो उसको इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट किया जाता है। ये तो ऑपरेटर्स की मदद से था। अभी मैंने यहाँ पे सम लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, ये एक नंबर लिया, कॉमा डाला, ये एक नंबर लिया, इसको बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूलाज को ये होल्ड करता है, लेकिन फॉर्मूला के रिजल्ट्स को शो करता है। फॉर्मूलाज तो यहाँ पे शो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट होल्ड होता है। और क्योंकि वो रिजल्ट न्यूमेरिक है इसलिए वो कहाँ पे आ रहा है? इसलिए वो राइट हैंड साइड पर आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको एरर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं। वैसे तो मैं एरर्स के ऊपर ना एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको नॉर्मल एक एरर वाली वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा इक्वल टू और साथ में लिखा 5। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 0 को। 5 के 0 हिस्से कीजिए। क्या ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। एंटर प्रेस करेंगे तो एरर आ गया। और जो एरर वैल्यू है वो कहाँ पे आती है? सेंटर में आती है। ये देखिए, एरर वैल्यू हमेशा सेंटर में आती है। उसको पता चल गया कि ये एरर है और एरर वैल्यू हमेशा सेंटर में आती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखें 5। 5 लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं। यहाँ पर ये लिखें, यहाँ पे लिखने, इसको मतलब पॉइंट कर लें, इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ पे लिख दें 5। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा रहा हूँ। इक्वल टू तो लगाना ही क्योंकि फार्मूला लगाना है। D8, ये वाला सेल D8 इज इक्वल टू 5। क्या इसकी वैल्यू 5 है?
तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। तो एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू आई। ये एक बूलियन वैल्यू है, और तो क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है इसलिए बूलियन वैल्यूज जो हैं वो हमेशा सेंटर में आती हैं। और ये इतना ज़्यादा बूलियन वैल्यू को पहचानता है, इतने अच्छे और बेहतरीन ढंग से पहचानता है कि अगर मैं नॉर्मली भी यहाँ पे ट्रू लिख दूँ और एंटर प्रेस करूँ ना, ये उसको सेंटर में ले आएगा। अब मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँ, फॉल्स लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँ, ये देखो फॉल्स को वो सेंटर में ले आया, क्योंकि इनको पहचानता है, इसको पता है ये बूलियन वैल्यूज़ है और बूलियन वैल्यूज़ को सेंटर के में जो है वो इसने रखना होता है। ठीक है, चलिए अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हम इसके अंदर डेट सेंटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेट सेंटर, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेट एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेट एंटर कर दी। डेट एंटर करने के बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये डेट किस साइड पे गई, राइट साइड पे गई। इसका मतलब ये है कि ये डेट को न्यूमेरिक वैल्यू मानता है। यहाँ पे मैंने कोई टाइम एंटर किया, टाइम एंटर करने के बाद एंटर प्रेस किया तो टाइम कहाँ पे गया, टाइम राइट साइड पे गया। इसका मतलब ये है कि ये टाइम को भी न्यूमेरिक वैल्यू ही मानता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये इसको भी, टाइम को भी न्यूमेरिक वैल्यू मानता है। मान लीजिए एक और चीज आपको शो करके दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई क्लासमेट। ठीक है, नॉर्मल, एंटर प्रेस कर दे। अब यहां पे मैं लिखता हूं राजकुमार, ये मैंने वैसे ही लिखा राजकुमार, और मैं यहां से शुरू करता हूं अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड बट, वैसे ही लिख दो, बट ही इज नॉट माई क्लासमेट। ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा। जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं तो इजीली अकोमोडेट होती रहती हैं लाइंस राइट हैंड साइड की तरफ सारा। हालांकि ये टेक्स्ट कहाँ पे है, एच कॉलम में है, ये टेक्स्ट सारा सारा एच कॉलम में और फर्स्ट रो में है, यहाँ पे इस सेल में है H1 में। लेकिन ये बड़े आराम से इधर भी आई को भी, जे को भी, के को भी, एल को भी अकोमोडेट करता जा रहा है और इनमें दिखाई दे रहा है। हालांकि है ही एच में ही, इसको प्रूव किया जा सकता है यहाँ पे डबल क्लिक करके, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे राजकुमार है, ये तो फील्ड सेल है ना, तो अगर यहाँ पे कोई फील्ड सेल हो तो वो टेक्स्ट उसके नीचे की तरफ चला जाता है, अदरवाइज वो टेक्स्ट जो है नॉर्मली दिखाई देता रहता है। अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देखें, ये देखिए, तो ये एच में ही था लेकिन दिखाई इसलिए इस तरह से दे रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी और यहाँ पर ये राजकुमार लिखा हुआ था, तो इसलिए वो उसके नीचे चला गया था, इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा था। इसको मैं रैप टेक्स्ट करके भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन वो अभी आगे की बातें। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको ये शो करना चाहता था कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है वो जितनी मर्जी वैल्यू ले सकता है। आम सेल में, नॉर्मल सेल के अंदर जो भी ये सेल्स हैं, इनके अंदर हम 32,000 करेक्टर्स को एंटर कर सकते हैं। अब वो जो भी एंटर करेंगे वो दिखाई कहाँ पे देता है, कोई भी वैल्यू एंटर करें वो दिखाई कहाँ पे देती है, यहाँ पे। तो इसके अंदर तो इतनी स्पेस नहीं है, तो इसकी स्पेस को बढ़ाया भी जा सकता है। आप यहाँ से क्लिक करके इसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यू को एंटर करेंगे तो भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे फिर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 32,000 करेक्टर्स को ऐड करने की नॉर्मली ज़रूरत जो है वो हमें पड़ती नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बताया, टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं वो बताया, एक्सेल उसे कैसे पहचानता है वो बताया, फार्मूला के बारे में बताया और एरर के बारे में बताया। इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर भी मैं आपका लगाऊंगा। मैंने आपको ये भी बताया कि डेट जो है उसको भी न्यूमेरिक वैल्यू मानता है, इसलिए वो राइट साइड पे जाती है। टाइम को भी न्यूमेरिक वैल्यू मानता है, इसलिए वो भी राइट हैंड साइड पर जाती है। ठीक है, लेकिन अभी ना इसके ऊपर, न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर, ये जो डेटा टाइप है न्यूमेरिक, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर और लूंगा। उसका एक कारण है, यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स एंटर कर दिए, 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, एंटर प्रेस करो जरा। अच्छा, इसने उसको साइंटिफिक में कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर ले लें, 0 0 आ गया, यहाँ से 0 0 हटा सकते हैं। ध्यान से देखिए चीज़ें, सॉरी ये इंक्रीज वाला है, ये डिक्रीज वाला है। ठीक है, तो ये कितने करेक्टर्स हैं अभी, 15 करेक्टर्स हैं। 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन से लेकर 0 तक, यानी 10 हो गए। फिर 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके 6 7 8 और 9 लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अरे ये क्या, 5 के बाद ये 0 0 0 0 क्यों आ गई? मैंने तो यहाँ पे 6 7 8 9 एंटर किया था।
तो इसका मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू पर तो कोई ना कोई लिमिटेशन लगी हुई है। ये तो 15 करेक्टर से आगे का करेक्टर नहीं उठा रहा, तो ये क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है, उसका कारण क्या है? और अगर मुझे एक्चुअल में चाहिए, मैं तो 16th करेक्टर एंटर ही करना चाहता हूं, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? इस न्यूमेरिक लिमिटेशन को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। जुड़े रहें स्किलशाला के साथ और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।